हर लेखक का सपना होता है कि जब वो बोले तो उसे लेखक सुने, और ये पहली बार संभव हो रहा है कि हम बोल रहे हैं और हमें लिखने वाले में सब हमसे बेहतर लिखने वाले सामने बैठे हैं। अभी के बाद है भारतीय लेखिकाओं के उपन्यासों की। सबसे पहले तो मेरा मन कृतज्ञता से भर जाता है अनुवादकों के लिए कि जिन्होंने हमारे लिए भारतीय भाषाओं को अनुवाद कर करके ऐसा कर दिया है कि हमें बांग्ला की महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी और बेबी हालदार तक सब अपनी लेखिकाएं लगती हैं, क्योंकि हमने उनको अनुवाद में पढ़ रखा है। उड़िया की प्रतिभा राय को हम कैसे कहते कि उड़िया के लेखक हैं? हमने तो पढ़ा है, हमारा तो इस पर दावा है। और उड़िया की पार्वती श्रीपति मेरे सामने बैठी है, और उड़िया की तमाम लेखिकाएं हैं जिनको मैं जानती हूँ और जो लिखती हैं और जिनकी रचनाएं अनुवादित हैं। मेरी भी बहुत सारी रचनाएं उड़िया में अनुवादित हैं। इसी तरह मलयालम में इस समय मलयालम की लेखिकाओं को हमने सबसे पहले तब जाना जब हमने कमला दास को माधवी कुट्टी के नाम से पढ़ा। और माधवी कुट्टी भी और कमला दास भी एक ही चीज़ है, हमें नहीं पता था ये। वो एक तरफ बिल्कुल क्रांतिकारी किस्म की रचना लिखती थी इंग्लिश में, और मलयालम में वो जो लिखती थी वो स्त्री की पीड़ा के बारे में लिखती थी। तो भारतीय भाषाओं में स्त्रियों ने तो क्रांति बचा रखी। मैं कहूँगी जैसे कोसी में हर साल बाढ़ आती है, ऐसे ही हर साल लेखिकाएं पैदा हो रही है, और इतनी लेखिकाएं पैदा हो रही है। अकेले पटना में मुझे लगता है कि लेखिकाओं की संख्या 1000 से ऊपर होगी, और वो लिख रही है और अपने को पढ़वा ले रही है। आज हालत ये है कि सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो ऑडियो मीडिया हो, वो बिना लेखिका के बिना स्त्री लेखक के बिना उसका सीन पूरा नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पुरुष लेखकों के खिलाफ है। देखिए, पुरुष सदियों से स्त्रियों के बारे में लिख रहे हैं, और स्त्रियों को मौका दिया जाए कि वो भी पुरुषों के बारे में लिखे। ये मत सोचिए कि हमें केवल स्त्रियों के बारे में लिखना है। अरे हम जितना आपको जानते हैं उतना अपने को भी नहीं जानते। कि हमें अब आपने जीवन पर हमारी पोल खोली, अब हमें भी मौका दीजिए कि हम भी पोल खोल सकें। और जैसे हिंदी में इस समय वो ज़माने गए जब हम शुरू करते थे बहुत पहले से कि भाई हम तो उन लोगों को पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में पुराने नाम लेते थे। अब पुराने नामों छोड़िए, एक बार कृष्णा जोशी को पढ़ लिया हम लोगों ने, चंद किरण सोनिक्षा को पढ़ लिया, पीढ़ियाँ बूढ़ी हो गई उन्हें पढ़ के, उन्हें सुन के लिख के। अब जमाना है मन्नू भंडारी से नई चेतना पैदा होती है। कहानी का, उपन्यास का प्रस्थान बिंदु मैं मन्नू भंडारी से मानती हूँ, क्योंकि मन्नू भंडारी ने पहली बार दलित विमर्श को अपनी रचनाओं में लिया, महाभोज लिखकर। आपका मंडी में एक बार उन्होंने मानवीय पीड़ा लिखी बच्चे की, कि घर में माता पिता दोनों अलग अलग शादी कर ले, बच्चे का क्या हाल होता है, बेघर हो जाता है बच्चा। और दूसरी तरफ उन्होंने महाभोज में बताया कैसे दलित समस्याओं को राजनीति खा लेती है, निगल लेती है। इसी तरह देखिए कि उनके बाद उषा प्रियमदा ने अपनी रचनाओं में ये लिखा कि बचपन खबरें लोग लाल दीवारें, लोगों की ही राधिका, अंतरदीप, अर्कदीप, सब में उन्होंने लिखा अगर स्त्री बड़ी उम्र की हो और प्रेमी छोटी उम्र का हो तो कितनी समस्याएं होती। हमेशा प्रेमचंद ने ये लिखा कि पुरुष बड़ी उम्र का है, स्त्री छोटी उम्र की है। शरद चंद्र ने भी ये लिखा हमेशा। लेकिन ये भी एक समस्या है कि बड़ी उम्र की स्त्री और छोटी उम्र का अगर पुरुष है तो रिश्ता नहीं हो पाता। रोको, बचपन खबरें, लाल दीवारें, उससे लेकर रोकोगी नहीं राधिका तक में यही है। फिर वो एकदम बैठ पर आते हैं गरिमा श्रीवास्तव जहाँ बैठी है, इनका उपन्यास और उसमें एक प्रेम कथा, उसमें उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है इस चीज़ का। युद्ध के विरुद्ध जो है वो तो उन्हें दीजिए, वो तो उनकी सभी किताबें युद्ध के विरुद्ध है, लेकिन उन्होंने जो रिश्ते के बारे में लिखा है, उसके अलगाव की पीड़ा के बारे में लिखा है,
अश्विन से प्रेम कथा में अभिरूप और प्रतीति दोनों का जब अलगाव होता है तो यही मन में सोच लेती है। प्रकृति का नियम है विस्मरण विस्मरण विस्मरण। इसी तरह गीता श्री ने सामा चक्रों में बताया है कि वो कृष्ण जिनकी लीलाओं को हम लोग गाते रहते हैं, जिनका राधा कृष्ण का प्रेम और मीरा कृष्ण की भक्ति को हम लोग इतने नंबर देते हैं, वो कृष्ण जब द्वारका जाते हैं तो वो कैसे राजा बन जाते हैं और वहाँ राधा को एक दासी का रूप दे देते हैं, क्योंकि उनके पास तो 1600 रानियां हैं, नंबर कब है राधा का। तो आपने देखे उन्होंने सारी राधा की पीड़ा सामा चक्र में गीता श्री ने लिखी है। इसी तरह प्रज्ञा नई लेखिका ने मजदूर बस्तियों के ऊपर लिखा हुआ है। यानी स्त्रियों पे लिखने में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है विषय का। जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये मत सोचिए कि स्त्रियां केवल की चुन फिल्में लिखती है, नहीं, हम लोग बहुत आगे बढ़ गए उस सब चीज़ों से। इसी तरह से आप देखिए वंदना राम का उपन्यास है विषाद पर जुगनू, उसने वो लिखा 1857 के पहले जो हालत थी और कैसे चीनियों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा था, हमसे अफीम की खेती करवा कर, और इंग्लैंड के लोगों ने भी उसमें शामिल होकर, ब्रिटिश वाला ने, और कैसे सारी चीज़ का एक तंत्र बन गया था कि इसके बिना भारत सब जो है अपने बारे में सोच ही नहीं सकता था। किसानों को उन्होंने जबरन ही खेती करवाई थी। तो ये नए नए विषय हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। और नीलेश रघुवंशी भोपाल की लेखिका है, बहुत अच्छी कवित्री है। उनके उपन्यास में कस्बे के नोट्स और शहर से 10 किलोमीटर दोनों में उन्होंने बताया कि एक लड़की, एक सामान्य परिवार की लड़की जब अपना कैरियर बनाना चाहती है तो कितना स्ट्रगल करती है, क्योंकि घर में इतना कॉम्पिटिशन नहीं मिलता है। घर में पहली बात तो पैसे नहीं होते, लड़की को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते, लड़के को पढ़ाने के लिए पैसे होते हैं ज़्यादातर भारतीय परिवारों में। अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, और देखिए चीज़ें तभी बदलेंगी जब पुरुष शिक्षित होगा, जागरूक होगा। जब पुरुष इस चीज़ को तय कर लेगा तभी होगा। तो समाज में हमारे कोई विरोध नहीं है। भारतीय लेखिकाओं का अपने उपन्यासों में बार बार ये संदेश है कि समाज को हमें समरूप बनाना है, अपरूप नहीं बनाना है। हमें समाज में विषमता नहीं फैलानी है। हम ये चाहते हैं कि समाज और बेहतर संतुलन में आए। आज भी हम अखबार पढ़ते हैं तो रोज़ ही खबर आती है ऐसे डाल के लड़की को जला दिया, एक तरफा मोहब्बत हो गई। ये सब सन 50 और 60 की फिल्मों ने बहुत बुरा हाल किया है। उन्होंने बताया कि छेड़खानी करो तो लड़की खुश होती, नहीं, आज की लड़की खुश नहीं होती इस बात से। तो ये सारी समस्याएं आज कहानियों में, उपन्यासों में, लेखों में आ रही है, क्योंकि आज की स्त्री पढ़ लिख कर कामकाजी बन गई है, जागरूक बन गई है, अपने अधिकारों के लिए सचेत हो गई है। तो आप देखिए, आप लोग अगर ट्रेडिशनल पति बनेंगे, ट्रेडिशनल पिता बनेंगे तो विरोध तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगले विरोध की कथा हम फिर लिखेंगे। बस यहाँ तक बात आगे नहीं, औरों के लिए समय देना है। नमस्कार, धन्यवाद।